जो इसके पीछे की और भी परेशानियां भी हैं। शहर रुक जाता है एक हिसाब से, एक तरफा हम रोजमर्रा की आदत है कि हम वहाँ से आएंगे यहाँ से जाएंगे, तो आदत एकदम से चेंज करनी पड़ती है। और उस वक्त में, जिस वक्त में 30-40 हज़ार आदमी शहर के अंदर है, उस वक्त में इस आदत को बदलना और एक चुनौती हमारे प्रशासन के सामने भी है कि आप व्यवस्था को सुचारू भी चलाएं, उस इवेंट को भी बेहतर करें। और ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता है कि वहाँ पे जगह कम है। जब हम इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग है, इतने बड़े मेगा इवेंट को कर लेते हैं उस जगह पे, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें वहाँ पर करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो एम्बुलेंस है और जो हमारी सेंसिटिव जो पार्ट्स हैं वो इस शहर के, वो वहीं से होके निकलते हैं। तो इस चीज को हर हालत में, हर सख्ती के साथ, उसमें सख्ती हो, उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करने की 7 दिनों के लिए शहर में तैयार रहे कि आपकी इसमें इंटेलिजेंट आपके लिए जोन बनने जा रहा है, क्योंकि आपके रोजमर्रा का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट आपको करना है। तो शहर के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। हम इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अपील भी साथ में कर रहे हैं कि ये अपील आप इसको अपील को जनता के सहयोग से नीचे तक ले जाएं और इसको आदत में शुमार करने की आवश्यकता है कि अगले साल जब भी ये शिवरात्रि फेयर चलेगा, उस वक्त में ये सब चीजें चुनौती होगी, चैलेंजेस हैं सोसाइटी के सामने, पुलिस के सामने भी हैं कि आप उसको मेंटेन करोगे, आप उसको लाइन अप करोगे उन सब चीज़ों को। तो ये चुनौती रहेगी। तो शहर के लोगों से भी मैं अपील करूंगा, मैं भाइयों से अपील करूंगा कि आज से ही बोलना स्टार्ट कर दें कि भैया बहसबाजी में ना फंसेगी, मैं नहीं जाऊंगा जी, ये क्यों हो गया जी, आप कोई कहीं एप्लीकेशन डालने लग पड़ा कि ये तो होता है ना जी, एक सनत तो है ही हम सब में, मुझ में भी, आप में भी है कि हम रिफॉर्म चाहते हैं हर हालत में, कि सभी चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, लेकिन उसमें मेरा सुझाव भी ले लिया जाए। तो सुझाव ठीक है, लेकिन अगर परिवर्तन करना है तो फिर हमें उस एक्सट्रीम पे जाकर परिवर्तन करने की जरूरत है। तो मैं चाहूँगा जो गरिमा हमारे शहरी मंच की रही है, शिवरात्रि के साथ कनेक्ट रही है, वो गरिमा वापस आनी चाहिए, हर हालत में वापस आनी चाहिए। और काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और काफ़ी उसमें से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऐसी भी लोगों की है जिनके पीछे पेंशन लेने के हकदार जो हैं वो कोई भी नहीं बचे हुए हैं। आज भी इस वक्त अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 4000 और 4100 आदमियों के कर्मचारियों के बीच में ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हैं। और अगर सरकार ने जैसे वादा किया है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन देंगे, अगर वो दे देते हैं तो लगभग 4000 और 4100 आदमियों के बीच में आदमियों को फायदा होने जा रहा है। इसी संदर्भ में एक और बात मैं आगे ले जाना चाहता हूँ कि आज की तारीख में पिछले 3 महीने पहले की ये स्टेटमेंट है कि हमारे सामने सेक्रेटरी फाइनेंस जी से हम मिले थे और उन्होंने कमिश्नर प्रोविडेंट फंड से चर्चा की थी कि आप लेटेस्ट हमें फिगर बताएं कि हमारे कर्मचारियों का आपके पास टोटल कितना पैसा जमा है। तो वो फिगर जो दी उन्होंने दी वो लगभग 750 करोड़ रुपए की दी है। और हमारे कर्मचारियों ने, क्योंकि हमारे कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं ये अलग अलग स्तर के हुए हैं, कोई अकाउंट्स में है, कोई स्टेट्स में, अलग अलग जगह काम किया हुआ है, तो हमारे उन्हीं कर्मचारियों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारा सरकार अगर इस वक्त हमें पेंशन जारी करती है तो लगभग 40 करोड़ रुपया वार्षिक सरकार पर बोझ पड़ता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि 40,000 करोड़ रुपया अगर हमारा सालाना खर्चा पड़ता है तो हम इसके एवज में सरकार को 750 करोड़ रुपया CPF ऑफिस से ट्रांसफर होना है। तो उसका मायने ये है कि काफ़ी 1 सालों तक जो है वो सरकार को हमारे कोई भी फाइनेंशियल लोड नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ से मैं ये भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना, सरकार को याद दिलवाना चाहता हूं कि इलेक्शन के समय अलग अलग स्तरों में, अलग अलग जिलों में इस कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने, लगभग सभी मंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया हुआ है पब्लिक के बीच में कि जैसे OPS को हम पहली कैबिनेट में बहाल करेंगे, उसी तर्ज पे हम कॉर्पोरेट सेक्टर के बचे हुए कर्मचारियों को भी सरकारी पेंशन बहाल करेंगे।
तो मेरा आप लोगों के माध्यम से करबद्ध निवेदन है सरकार से कि इस संदर्भ में जितनी जल्दी हो सके अपने आदेश पारित करें।